नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। दोस्तों, आज रविवार है। आइए आपके द्वारा किए गए प्रश्न जो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने किया है, उन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से दूँ। पहला प्रश्न है सीमा यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या किसी प्राइवेट ज़मीन वाले से रास्ता लेने के लिए प्राइवेट ज़मीन वाले को पैसा देना होगा? उत्तर में मुझे कहना है, सीमा यादव जी, अगर आपका पहले से घर बना हुआ है और उस प्राइवेट ज़मीन वाले के ज़मीन से गुजरते हुए आप अपने मुख्य सड़क तक जाती हैं, वैसी परिस्थिति में आपको पैसा तो नहीं देना होगा, पैसा सरकार देगी। लेकिन अगर आप नया घर बनाने चली हैं और रास्ता आपको नहीं है, तब तो प्राइवेट ज़मीन वाले को पैसा दे करके ही रास्ता लेना होगा। दो परिस्थिति होती है, एक आप पहले से आ जा रहे हैं तो पैसा रास्ता का सरकार देगी, और अगर आप नया घर बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़मीन वाले को पैसा देने के बाद ही उसमें रास्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है नदीम शेख जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नाना की संपत्ति में मेरे मामा लोग मेरी माँ का हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी माँ जीवित है, जब मांगने जाते हैं तो मारपीट करके भगा देते हैं और उस संपत्ति में से कुछ बेच भी दिए हैं। क्या वैसी परिस्थिति में मेरी माँ को उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, नदीम शेख जी, आपके माता जी का भी हिस्सा आपके नाना की संपत्ति में है। इसके लिए आप अपने माताजी को लेकर सिविल कोर्ट में जाएं, वहां टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जिसके अंदर में अपने मामा लोगों को प्रतिवादी बनाएं और मामा लोगों ने जिस ज़मीन को बेचा है उस ज़मीन को भी अपने प्लेंट में मेंशन करें। न्यायाधीश महोदय के समक्ष अगर आप साबित करने में यह सफल हो जाते हैं कि यह संपत्ति मेरे नाना की थी और मेरे मामा को रखने का कोई हक नहीं है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरी माँ का भी हिस्सा है, उसे अलग कर दिया जाए। न्यायाधीश महोदय मामा जी के द्वारा बेचा गया जो भी रजिस्ट्री है, या तो उसे कैंसिल कर देंगे या उस ज़मीन को मामा के हिस्से में दे देंगे, और आपके माताजी का जो भी हिस्सा होगा, आपके एक मामा का आधा, वो आपको हिस्सा न्यायाधीश महोदय दे देंगे। लेकिन इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करना होगा। अगला प्रश्न है अनिल रेघू साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे चाचा ने पहले मेरे नाम पर अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, अब वो कहते हैं कि पुनः ज़मीन वापस करो। क्या अब ये संभव है? अनिल कुमार रेघू जी, एक बार बिक्री किया हुआ ज़मीन वापस नहीं किया जा सकता। जिस समय आपके चाचा जी ने आपके नाम पर ज़मीन बेचा था या आपके नाम पर दान दिया था, अगर वो दान के सारे कंडीशन को आप फुलफ़िल कर रहे हैं या बिक्री किए हुए दस्तावेज आपके पास हैं जिसमें कि आपने पैसा दिया है, ये सब आप साबित करने में सक्षम हैं, तब आपके चाचा जी निश्चित तौर पर उस ज़मीन को वापस नहीं ले सकते। हाँ, अगर वसीयत के माध्यम से दिए हैं, विल के माध्यम से दिए हैं, तब तो आपके चाचा जी अपने बिल को कैंसिल कर देंगे और ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि बिल वाले लोग होता है कि बिल कर्ता के, बिल एग्जीक्यूटर के मरने के बाद ही उस संपत्ति पर आपका हक होगा। इसलिए वो संपत्ति आज भी नहीं है और कल भी आपकी नहीं है। बिल होगा तो संपत्ति आपकी नहीं है, लेकिन दान या सेल डीड के माध्यम से आपने ज़मीन अगर लिया है, तब वह ज़मीन पुनः वापस नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र पटेल साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नाना की ज़मीन को मेरे मौसा ने नाना की किसी एक बेटी की जगह पर दूसरे को खड़ा करके जाली फरेबी करके लिखवा लिया। अब मेरे मौसा कहते हैं कि नाना जी ने मुझे गिफ्ट में दिया है, अब इसके लिए मैं क्या करूं? क्या हमारा हिस्सा उस संपत्ति में नहीं मिलेगा? उत्तर में मुझे कहना है, धर्मेंद्र पटेल जी, आपका हिस्सा वहां है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करना होगा। क्योंकि संपत्ति पैतृक थी तो नाना जी को कोई हक नहीं है कि किसी एक बेटी या किसी एक आदमी के पक्ष में पूरा संपत्ति को दान कर दें बिना अपने बेटा और बेटी का हिस्सा निकाले हुए। लेकिन अगर आपके मौसा जी ने किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया नाना जी की बेटी बनाकर और जाल फरेब करके साइन करवा लिया है दस्तावेज पर, वैसी स्थिति में आप मौसा जी के ऊपर में क्रिमिनल केस करें। यह केस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406, 420, 467 और 468 इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होगा। और अगर साबित हो गया कि आपके मौसा ने किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी मौसी बनाकर या आप नाना जी की बेटी बनाकर खड़ा कर रजिस्ट्री करा दिया है, तो निश्चित तौर पर मानिए आपके मौसा जी को 7 साल जेल की भी सज़ा हो जाएगी। अगला प्रश्न है गायत्री पटेल जी का। ये भी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 8 अप्रैल 2022 को मेरे पिता ने अपनी पैतृक संपत्ति को एक बेटे के नाम पर बेच दिया। क्या उस संपत्ति में मेरा कोई हक नहीं है या कोई हिस्सा नहीं है? अगर है तो हम कैसे प्राप्त करें? क्या वह रजिस्ट्री मैं कैंसिल करवा सकती हूँ? गायत्री पटेल जी, आप निश्चित रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकती हैं। इसके लिए आपको टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा जाकर सिविल कोर्ट में करना होगा, जिसमें आप अपने पिता और अपने भाइयों को प्रतिवादी बनाएं। अगर आप वहां साबित करने में सफल हो जाती हैं कि यह संपत्ति पैतृक थी, तो निश्चित तौर पर मानिए आपके पिताजी के द्वारा किया गया रजिस्ट्री जो आपके
भाई के नाम पर किया गया है उस रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देंगे और उसके बाद उसमें से आपका हिस्सा निकाल कर आपको वापस दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आलोक जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सर सादा बैनामा क्या होता है, इस पर वीडियो बनाएं। आलोक जी, ये बहुत छोटा सा प्रश्न है। बैनामा जिससे आप सेल डीड रजिस्ट्री करवाते हैं, सेल डीड सिर्फ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर हाथ से लिखा हुआ और उसमें दोनों पक्षों का दस्तखत और 2 गवाह का दस्तखत और 1 पहचान का दस्तखत अगर है तो ये सादा बैनामा हुआ, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। लेकिन अगर इसी को ले जाकर के आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वह रजिस्टर्ड बैनामा कहा जाता है, रजिस्टर्ड सेल डीड कहा जाता है। तो सादा बैनामा और रजिस्टर्ड बैनामा में इतना ही अंतर है कि सादा बैनामा को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता और रजिस्टर्ड बैनामा को रजिस्ट्री कराई जाती है। लेकिन सादा बैनामा के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उस बैनामा की मान्यता कोर्ट नहीं देता। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 17 के अनुसार, 17 सेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार कोई भी दस्तावेज जो कि भूमि ट्रांसफ़र के संबंध में हो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, चाहे वो दान पत्र हो चाहे वो विक्रय पत्र हो। अगर रजिस्टर्ड ये सब डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर मानिए इसका न्यायालय कोई वैल्यू नहीं देता है, यह शून्य है और न्यायालय इसे कैंसिल कर ही देगा। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रश्नोत्तर सीरीज अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी और परिवार कुटुंबों को शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या है उसका निदान मेरे बताए गए इस कानूनी रास्ते पर चलकर न्यायालय में जाकर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।